यस एवरीवन, सो आज हम लोगों को पढ़ना है सेबी के फंक्शंस. ओके, सो प्लीज ओपन दैट. हम लोग पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ सेबी. सो यू नो अबाउट द सेबी, दैट इज एक्चुअली के पूरा कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करना, गाइडलाइंस इशू करना, वो पूरा का पूरा काम किसका आ जाता है? सेबी का आ जाता है, राइट? सो हम लोगों ने बेसिक सेबी के रिलेटेड लास्ट लेक्चर में पढ़ा था. अभी हम लोग डायरेक्टली जंप करते हैं फंक्शंस ऑफ द सेबी पे. ओके, देखो दो फंक्शंस है यहाँ पे इसके. एक रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ सेबी. तो रेगुलेटरी फंक्शंस एंड डेवलपमेंटल, डेवलपमेंट ओरिएंटेड. ठीक है, because you know the basic three objectives of the SEBI, that is protect the interest of the investors and then regulate the all activities in the stock exchange and in the capital market also, and growth karna pure capital market ka. So these are the basic objectives of the SEBI, right? So that is the Securities Exchange Board of India 1992, है ना? चलो, तो रेगुलेटरी फंक्शंस में सबसे पहला आता है इशू द गाइडलाइंस टू द कंपनीज. देखो हर एक चीज के लिए गाइडलाइंस, जैसे कंपनीज एक्ट में सब कुछ दिया हुआ है, सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, उसी तरीके से सेबी की भी गाइडलाइंस आ जाती है कि पब्लिक इशू रिलेटेड कैसे करना है, किस तरीके से और कौन से गाइडलाइंस को मानकर चलना है. देन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स रिलेटेड गाइडलाइंस आती है. फिर न्यू शेयर्स अगर आपको इशू करने हो, जैसे मैंने आपको पब्लिक इशू बताया, फिर उसी तरीके से दूसरे टाइप ऑफ शेयर्स भी होते हैं, जैसे राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स. हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड. देन इवन डिबेंचर्स रिलेटेड भी, कि कभी भी कन्वर्ट करना है डिबेंचर्स को शेयर्स में. अभी नेक्स्ट हम लोग है ना, इसके बाद मैं सीधा जंप करूंगी यूनिट 4 में ही. तो हम लोग है ना इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर रिलेटेड पढ़ेंगे. सो सेबी का कंप्लीट करके, सो इस सब चीजों के रिलेटेड आप गाइडलाइंस देखते हो, सेबी की गाइडलाइंस आती है और उसी को फॉलो अप करना पड़ता है. सो सबसे पहले क्या है, इशू द गाइडलाइंस टू द कंपनी, ताकि वो उनका जो भी शेयर रिलेटेड जितना भी काम हो, सो वो पूरा का पूरा सेबी गाइडलाइंस रिलेटेड ही होना चाहिए. सो दैट इज द फर्स्ट वर्क ऑफ द सेबी. दूसरी चीज आ जाती है रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स एंड द अदर प्लेयर्स ऑफ द मार्केट. तो कोई भी हो ना, ब्रोकर्स हो या फिर सब ब्रोकर्स हो, या मैं इवन बोलूं म्यूचुअल फंड कंपनीज हो, बैंक्स हो, मर्चेंट बैंक्स हो, सबको रजिस्टर करवाना पड़ता है सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग. क्योंकि कुछ भी गलत गलत होता है ना, तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है हाँ सेबी. सो काफी स्ट्रिक्ट है इन सब चीजों में, क्योंकि सेबी ही पूरे ब्रोकर्स को और इन सबको कंट्रोल करता है, ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कुछ भी गलत नहीं. तो उनकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स है और वो सब कुछ है, वो प्रॉपर तरीके से सेफ हो और इन्वेस्टर्स का फेथ कैपिटल मार्केट में बना रहे और हमारा कैपिटल मार्केट एक्सपांड होता रहे. तो इसके रिलेटेड जितनी भी चीजें कर सकती है सेबी, वो करती है. So that is the registration of brokers and sub brokers. फिर एक्शन फॉर डिले इन ट्रांसफर एंड रिफंड्स. जैसे कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ट्रांसफर करवा रहा है शेयर वगैरह, मतलब सेल कर दे रहा है, ठीक है, सेलिंग कर रहा है, अगर उसमें कुछ भी डिले होती है या फिर उसको पैसे जिस वक्त मिलने चाहिए वो उसको नहीं मिल पाते हैं या क्या, तो ऐसा कुछ भी होता है ना, तो उसके रिलेटेड भी सेबी के गाइडलाइंस रेडी है. तो उसके रिलेटेड एक्शन उठाना करना, वो सब भी सेबी लेता है, एक्शंस वगैरह, डिसीजंस उसके रिलेटेड. एंड देन देखो इसमें बताया ही है ना, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हो या फिर ये म्यूचुअल फंड्स हो, ये इन सबको रेगुलेट करता है सेबी.
बिकॉज नाम ही है ना रेगुलेटरी फंक्शंस, तो सबको रेगुलेट करना है यहाँ पे जितना भी है, इवन बीएसई को, एनएसई को, जितने भी स्टॉक एक्सचेंजेस है, आई थिंक सो 21 या 22 स्टॉक एक्सचेंजेस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट टू इम्पोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंजेस है दैट इज अ बीएसई एंड एनएसई, ठीक है। सो सबको कंट्रोल करना, उनका काम देखना, उनसे एनुअल रिपोर्ट मंगवाना, आई थिंक आप में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको बता रही हूँ। इवन कंपनीज को भी एवरी ईयर एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, इवन सेबी को भी, राइट। तो सबको, जितने भी, वैसे तो एनुअल रिपोर्ट पब्लिकली उसकी होती है कंपनीज की, पब्लिक कंपनीज की, बट सेबी को भी सबमिट करनी पड़ती है, और ये सब कुछ देखने का काम वगैरह, ये सारा काम कैसे चल रहा है, ऑडिटिंग किस तरीके से हुआ, इवन ऑडिटर भी देखता है कि सारे सेबी के गाइडलाइंस माने हुए है कि नहीं है, एक एक चीज के लिए, तो जो सेबी ने पर्टिकुलरली गाइडलाइंस इशू किया है, तो इवन उसमें सीए में भी आप यही चीज सीखते हो या क्या, कि सीए को भी करना ही पड़ता है, ये सब सेबी गाइडलाइंस को मानकर चलना पड़ता है और उसको क्रॉस चेकिंग करनी पड़ती है। सो नेक्स्ट बताया है रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन एंड मर्चेंट बैंक। ऐसा नहीं है सिर्फ बीएसई को या इनको ही सिर्फ रेगुलेट करना, या क्या खुद को भी रेगुलेट करना, खुद के सारे काम प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो सब चीजों को भी देखना करना, वो भी काम सेबी का ही है, ठीक है। फिर जो टर्म्स कंडीशंस वगैरह जो भी होते हैं उसके लिए पर्टिकुलरली, फिर कुछ भी पावर वगैरह जो भी दिया हुआ है स्टॉक एक्सचेंजेस को, उसको कैंसिल करना हो तो वो कर सकता है, तो सेबी को ही पूरा अथॉरिटी वगैरह दिया हुआ है। मतलब कुछ भी काम, कुछ भी ऐसा एक्सप्लॉइटेशन वाला या कस्टमर के या इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं जाना चाहिए, काट साट के। फिर है यहाँ पे ना रेगुलेशन आएगा, इधर क्यों लिखा हुआ है वो मिस्टेक है आपके बुक में। सो रेगुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, जो भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, मतलब मैं आपको जनरली बताऊं, म्यूचुअल फंड कंपनीज के अंदर जो भी काम कर रहे होते हैं, जो भी पर्टिकुलर बताते हैं कि भाई इस तरीके से शेयर परचेजिंग करना चाहिए और पूरा दिखाते हैं, वो पूरा मैनेज करते हैं सब चीजें, तो उनको बड़ा स्कैम करने आता है, हाँ, उनके दिमाग इन सब चीजों में बहुत चलते हैं, तो सेबी के पर्टिकुलर रेगुलेशंस को मान के चलना है, और इवन सेबी भी रेगुलेट करता है ये सब पोर्टफोलियो मैनेजर्स को, उनकी सर्विसेज वगैरह को, सबको। फिर है कोई भी फ्रॉड वगैरह कुछ भी होता है तो वो एक्टिविटीज रिलेटेड भी रहता है, भाई कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लस कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, ट्रेडिंग भी जो होगी वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, एंड दैट इज व्हाई सेबी कैन बी कॉल्ड एज अ वॉच डॉग इन द सिक्योरिटी मार्केट और द कैपिटल मार्केट। भाई नजर रखता है सब पे नजर रखना है उसको। फिर कंट्रोलिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग, यू नो कि बहुत सारे ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या फिर ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको अंदर की इंफॉर्मेशन सब कुछ पता होती है, और उसके बेसिस पे ना वो लोग ट्रेडिंग करते हैं। जनरली तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का ही मैंने सुना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, उनको सब चीजें पता ही होती है, मतलब सीक्रेट इंफॉर्मेशन या क्या कंपनीज रिलेटेड, तो वो क्या कर देते हैं, अचानक से मार्केट में सेल कर डालेंगे शेयर्स वगैरह सब कुछ। सो जो बाकी के इन्वेस्टर्स होंगे वो भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्यों बेच दिए शेयर्स, तो शेयर का प्राइस क्या हो जाता है, जनरली गिर जाता है, कम हो जाता है। तो अब ये शेयर का प्राइस कम हो गया, तो सारे इन्वेस्टर्स ने क्योंकि बेच डाला उस चीज को, तो दूसरे इन्वेस्टर्स को नुकसान, राइट। फिर जब प्राइस कम हो गया ना, फिर से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स परचेज करते हैं शेयर्स, तो मतलब ये सारे काम भी करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग करना, प्रॉफिट के लिए ट्रेडिंग करना, और ये गैम्बल करना, स्कैम करना, ये सब चीजें, तो ऐसा बहुत कुछ होता है इनमें, तो उन सबको कंट्रोल करना। फिर कोई भी टेक ओवर बिड्स है या क्या है, उनको भी प्रॉपर तरीके से देखना करना। फिर है गाइडलाइन फॉर टेक ओवर एंड मर्जर्स, तो बहुत सी कंपनीज जो मर्ज हो रही है या फिर एक दूसरे को टेक ओवर कर रही है या अमालगमेट हो रही है, उन कंपनीज के ऊपर भी नजर रखना सब कुछ, राइट। एंड फिर क्या बताया, रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, सो फॉरेन इन्वेस्टर्स किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना परसेंटेज इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना,
वो बल्क में परचेजिंग करते हैं और बल्क में सेलिंग करते हैं, ऐसा करते हैं। तो पूरा मार्केट क्या हो जाता है, हिल जाता है, पूरा सिक्योरिटी, पूरा कैपिटल मार्केट ऐसे अप डाउनिंग हो जाता है। सो ये चीज भी देखना, रेगुलेट करना, सो दैट ऑल आर द फंक्शंस ऑफ सेबी, राइट। ये सारे रेगुलेटरी फंक्शंस आ जाते हैं। फिर डेवलपमेंट ओरिएंटेड, मतलब आप समझ सकते हो कि एक्सपांशन करना स्टॉक एक्सचेंजेस का, कैपिटल मार्केट्स का, इंटरमीडिएटरीज को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देना, इन्वेस्टर्स को एजुकेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, प्रॉपर तरीके से सेमिनार्स, एडवर्टीजमेंट्स, ऐसा सब कुछ करना। जैसे आरबीआई नहीं करता है कि अपना पिन नंबर किसी के साथ शेयर नहीं कीजिए, सतर्क रहिए, ऐसा सब कुछ। तो इवन शेयर मार्केट में भी सेबी इस तरीके से काम करता है ताकि इन्वेस्टर्स वगैरह उनका प्रोटेक्शन बना रहे, कुछ भी उनके साथ गलत नहीं हो और प्रॉपर तरीके से वो ट्रेडिंग कर सके। फिर इंटरमीडिएटरीज जो है, सो जो भी इंटरमीडिएटरीज, आप म्यूचुअल फंड कंपनीज ले लो, बैंक्स ले लो, ब्रोकर्स ले लो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ले लो, जितनी भी है, सब इंटरमीडिएटरीज को प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देना। फिर प्रमोशन टू फेयर प्रैक्टिसेस एंड द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल SROs, सो दैट इज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी है खुद के लिए भी प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट्स बनाने के, यू नो द प्रॉपर प्रोविजंस के किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, एथिक्स, राइट, एंड फेयर प्रैक्टिसेस हो सके, गलत कुछ भी नहीं हो। एंड लास्टली क्या बोला है, यस, रिसर्चिंग करना एंड इंफॉर्मेशन पब्लिश करना, जो भी यूजफुल इंफॉर्मेशन वगैरह है पार्टिसिपेंट्स वगैरह के लिए मार्केट के अंदर, ठीक है। सो कुछ बहुत लिमिटिंग आपको चीजें बताइए, आप अपनी चाहो तो अपनी भी एड ऑन कर सकते हो। जैसे इवन फंक्शंस में आप डाल सकते हो कि प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, सेल्फ रेगुलेशन आप एक अलग से ही पॉइंट बना सकते हो, मतलब एक दो चीजें एक्सपांशन करके आप बता सकते हो इसी के अंदर से। इवन डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट, ये भी आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ओके, सो दैट्स इट। खुद उसकी सेबी की वेबसाइट है, उसके साइट पे सब कुछ पब्लिश करना, इंफॉर्मेशन वगैरह, कंटिन्यूअसली मार्केट रिसर्च करना, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, नजर रखना। सो ऑल एक्चुअली द फंक्शंस डन बाय सेबी, ठीक है। सो बहुत इजी है, जस्ट एक हेड पॉइंट्स को लुक देना है और फिर अपना बना के अपने को लिख कर आना है, राइट। सेबी काफी इंपॉर्टेंट है और इसके फंक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके फाइन, सो बस ये चैप्टर्स में से इतना ही करो, आरबीआई के फंक्शंस, ऑब्जेक्टिव्स और सेबी का बेसिक इंट्रोडक्शन उसका कि कब एस्टैब्लिश हुआ क्या, और फिर उसके फंक्शंस, दैट्स इट। अभी हम लोग है ना जंप कर रहे हैं सीधा यूनिट 4 पे, ठीक है। मैं यूनिट 4 में, दैट इज योर यूनिट 4 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपके। तो यहाँ पे है दो टाइप्स आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, मतलब इसके अंदर दो चैप्टर्स है, एक है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एंड द सेकेंड वन दैट इज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और आपको पता है हमारा जो गुजरात यूनिवर्सिटी है, ये दो चैप्टर्स एक्चुअली और में भी निकलते हैं, मतलब ए इसमें से आएगा क्वेश्चन एक बड़ा वाला, एक इसमें से आएगा, तो ऐसे भी निकल सकता है। मतलब अगर आप एक चैप्टर भी करके जाओगे इनमें से ए या बी में से, तो भी आप सेफर साइड ही रहोगे, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि कुछ चीजें आप इसमें से भी करके जाना ताकि और ज्यादा सेफर साइड रहोगा। सो कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में आपको पता है, जनरली आपने नाम सुना होगा, इक्विटी शेयर, मतलब कंपनी कहाँ से पैसा रेज कर सकती है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, राइट। कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है, so by issuing the equity share, preference shares, फिर debentures, right, bonds, debentures, etc. इवन यहाँ पर आपको
कुछ इंटरनेशनल भी बताए हुए हैं इवन, हाँ न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी बताए हुए हैं, GDRs, ADRs, FCCBs, ये सारे ना वो ग्लोबली या अमेरिकन रिलेटेड है, वो सब बताया हुआ है न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बट यहाँ पे जनरली जो हाइलाइट्स किए हैं ना मैं आपको बताऊं तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर, उससे ज्यादा डिटेलिंग किया नहीं है। बॉन्ड्स या इवन पब्लिक डिपॉजिट्स भी आते हैं उसके रिलेटेड भी डिटेलिंग नहीं किया है आपके इस यूनिट में, जस्ट इनके बारे में ही बताया है। इन्हीं के इक्विटी शेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, प्रेफरेंस शेयर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, डिबेंचर में भी ऐसा है, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स में टाइप्स भी है, टाइप्स भी है, और इन दोनों का इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस बिटवीन भी है। ठीक है, तो मुझे बताओ कौन सा महंगा होता है इशू करना, इक्विटी शेयर के प्रेफरेंस शेयर? क्योंकि इशू के कुछ कॉस्ट तो लगती है ना, चार्जेस तो लगते हैं ना, एक्सपेंसेस तो करने पड़ते हैं जब एक शेयर इशू करना पड़ता है। आप लोग इतना सब कुछ सीखते आते हो, शेयर कैपिटल आपने सीखा है, ये सब सीखा है, तो आपने नाम तो सुना ही हुआ है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड ऑल। कौन सा महंगा होता है इशू करना, बताओ? प्रेफरेंस। नो, सबसे महंगा इन तीनों में से सबसे महंगा जो है वो है इक्विटी शेयर, सबसे महंगा इशू करना। इसमें ना ये बहुत ज्यादा कॉस्ट लेता है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर अपने को करना पड़ता है इक्विटी शेयर। एंड इक्विटी शेयर्स जो परचेज करता है या प्रेफरेंस शेयर्स जो परचेज करता है उनको हम लोग शेयर होल्डर्स बोलते हैं, राइट? लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी और प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। कौन होते हैं? इक्विटी शेयर। Yes, equity shareholders are known as the real owners of the company, right? और डिविडेंड किसको फिक्स्ड मिलता है? इक्विटी शेयर के प्रेफरेंस शेयर? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर का कोई भी फिक्सेशन नहीं होता है। ओके, अब प्रेफरेंस शेयर्स का रीपेमेंट कब होता है? मतलब जब लिक्विडेशन हो गया, मतलब जल्दी किसका होता है, मैं ऐसा पूछना चाह रही हूँ। प्रेफरेंस शेयर। ये प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहला पैसा मिलता है, राइट? अब मुझे बताओ डिबेंचर्स को क्या मिलता है रिटर्न में उनके? डिबेंचर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड तो नहीं बोल सकते हम लोग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बोलो यार? तुम लोग कैलकुलेट भी करते हो अकाउंट्स में, पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट, यस। सो इंटरेस्ट माइनस करते हैं हम लोग, फिर पीबीटी मिलता है अपने को, फिर टैक्स माइनस करते हैं हम लोग, फिर अपने को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है, राइट? तो इंटरेस्ट मिलता है, राइट? डिबेंचर्स पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। एंड इनमें से कौन क्रेडिटर्स है? which holders are the creditors? Debenture holders can be known as the creditors of the company because ये दोनों क्या है? These two are the owners fund, right? ये दोनों क्या है? Owners fund है। ये क्या है? Borrowed fund। ठीक है? Okay, so let's start with the equity share. एकदम जनरल मीनिंग इक्विटी शेयर क्या होता है? Share is just a small part of the capital, right? And the who purchases the share can be called as a shareholder. मतलब the person or a person who purchases the share can be called as an shareholder. एक छोटा सा हिस्सा होता है, आपने देखा है ना, एक शेयर इक्वल्स टू 10 रुपीज फेस वैल्यू वगैरह आती है उसकी। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 लाख अगर कैपिटल है और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है, तो टोटल शेयर्स कितने हो गए हमारे पास, बताओ? 10 लाख कैपिटल है, और मैं छोटा ही अमाउंट ले रही हूँ, इतना बड़ा नहीं ले रही हूँ। 10 लाख हमारे कंपनी की कैपिटल है और एक शेयर 10 रुपए का है, तो टोटल कितने शेयर्स हुए? बोलो। अल्लाह क्या यार,
जल्दी बताने का आंसर तो बताओ यार। 1 लाख शेयर्स, सिंपल। 1 हाँ 1 वन lakh. लाख शेयर्स, 1 लाख शेयर्स ना, क्योंकि 10 रुपए फेस वैल्यू मैंने बोली एक शेयर की। ठीक है चलो। सो इक्विटी शेयर की अगर आपको डिफाइन लिखनी हो तो इसमें से आप, इसमें प्रॉपर डिफाइन तो नहीं दी हुई है इक्विटी शेयर की, बिकॉज यहाँ पे इक्विटी शेयर की जस्ट हम लोग लिखते नहीं है, बस ऐसा लिख देते इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, ऐसा जस्ट हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं और व्हाट इज शेयर वगैरह स्टार्ट करते हैं। इक्विटी शेयर के क्या आ जाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी कंपनी टू इश्यू इक्विटी शेयर। यस, सो इट इज वेरी कंपल्सरी। प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स इशू करे नहीं करे, इक्विटी शेयर हर एक कंपनी को इशू करना पड़ता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आ जाती है डिविडेंड। सो सबसे आखिर में इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलता है अगर पैसा बचा तो, राइट। बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स का भी क्या होता है, परसेंटेज डिसाइड होता है कि उनको कितना डिविडेंड मिलना है। जैसे आप पढ़ते हो ना 9% प्रेफरेंस शेयर्स, फिर 10% प्रेफरेंस शेयर्स, तो व्हाट इज द 10% और 9%? दैट इज द परसेंटेज ऑफ डिविडेंड दैट द प्रेफरेंस शेयर्स विल गेट, राइट। सो उनको कंपल्शन होता है, बट डिविडेंड कब मिलता है इक्विटी शेयर को, सबसे लास्ट में अगर पैसा होगा तो। ठीक है, सो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी हम लोग बोलते हैं हाँ इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो उनको कभी मिलेगा, लास्ट में। देन कंपल्सरी डिविडेंड, नो इट इज नॉट कंपल्सरी टू पे डिविडेंड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो आप डिफरेंस बिटवीन भी साथ साथ में बनाते जाओ। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या है, कंपल्सरी है डिविडेंड इशू करना, लेकिन इसमें हो भी सकता है कि हम लोग ये साल इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे क्योंकि कंपनीज के पास इतने प्रॉफिट्स नहीं है, राइट। बट काफी बार क्या होता है, कंपनीज है ना, अगर बहुत ज्यादा सरप्लस प्रॉफिट्स करती है तो रिजर्व्स क्रिएट करके रखती है और फिर क्या कर देती है, वो रिजर्व्स में से शेयर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। भले कम करती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, ऐसा भी होता है। बट जरूरी नहीं है, नहीं भी करे तो भी चले इक्विटी शेयर होल्डर्स में। रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड इन इक्विटी शेयर, राइट। इसमें कोई फिक्सेशन नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, फिक्स होता है। मैं डिफरेंस भी बताती जा रही हूँ साथ साथ में। फिर रिफंड ऑफ कैपिटल, रिफंड ऑफ कैपिटल कब मिलेगा, कब पैसा वापस मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जब कंपनी बंद हो जाएगी, सारी लाइबिलिटी पे कर दी, सब कुछ कंप्लीट कर दिया, उसके बाद जो पैसा बचा वो उनको दिया जाएगा। बिकॉज इक्विटी शेयर होल्डर्स को हम लोग रियल ओनर्स बोलते हैं। तो ओनर क्या बोलता है, ओनर बोलता है पहले कर्जा कम करो भाई, पूरा कंप्लीट करो, लाइबिलिटी सारी खत्म करो, और उसके बाद जितना बचे फिर हम लोग लेंगे। ठीक है, सो दैट इज द रिफंड ऑफ कैपिटल। लास्टली एकदम लिक्विडेशन, हाँ एकदम जब लिक्विडेट हो जाती है कंपनी, तो पहले पेमेंट प्रेफरेंस को मिलेगी और उसके बाद लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगी। देन राइट टू वोट, यस, एनुअल जनरल मीटिंग में किन होल्डर्स को राइट टू वोट दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं है राइट टू वोट। हाँ, फिर जनरल मीटिंग, who can attend the general meeting, annual general meeting of the company, that can be called as a AGM. So it is compulsory for every company to organize AGM at least once in a year. It is compulsory. मतलब 15 महीनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए दो एनुअल जनरल मीटिंग का गैप। So it is compulsory for every company. सो जनरल मीटिंग भी ये लोग अटेंड कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स की भी होती है मीटिंग, वो अलग से, बट एनुअल जनरल मीटिंग में जनरली इक्विटी शेयर होल्डर्स ही होते हैं। देन ट्रू ओनर्स, हु आर द ट्रू ओनर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर्स, यस, जो बीएससी और एनएससी में रजिस्ट्रेशन किया जाता है वो कौन सा शेयर किया जाता है, इक्विटी शेयर। ठीक है, तो वही तो उसकी परचेजिंग सेलिंग वगैरह सब कुछ होता है, तो तभी हम लोग परचेज सेल कर सकते हैं। देन राइट शेयर, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंदर व्हाट इज राइट शेयर। राइट शेयर में आपको जनरली बता देती हूँ क्या होता है।
देखो, कंपनी को अगर एडिशनल कैपिटल रेस करना है मार्केट से, उनको अगर और पैसा चाहिए, जितना उसने पहले इशू किया था उससे ज्यादा अगर चाहिए, तो सबसे पहला परचेज करने का राइट मिलता है वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है कि तुम लोग ज्यादा परचेज करो, तुम लोग ये वाला शेयर परचेज करो या क्या, ताकि तुम्हारा शेयर होल्डिंग बढ़ सके, राइट। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट शेयर बोलते हैं, कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही राइट दिया जाता है कि वो जब भी एडिशनल अमाउंट कैपिटल चाहिए उनको कंपनी को, तो वो सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही इनवाइट करते हैं कि तुम लोग इसमें इन्वेस्ट करो, ठीक है, ये शेयर्स परचेज करो, उसको हम लोग राइट शेयर बोलते हैं। एंड बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर कभी भी बहुत ज्यादा सरप्लस प्रॉफिट्स करती है कंपनी, तो बोनस शेयर्स मींस मुफ्त में शेयर्स प्रोवाइड करेगी, राइट। मतलब उसमें क्या रेशियो चलता है कि 5:1, मतलब अगर किसी के पास 5 इक्विटी शेयर है तो उसको एक बोनस शेयर, मतलब अगर टोटल किसी के पास 100 इक्विटी शेयर है या क्या, तो वो रेशियो में हम लोग क्या कर देंगे, मतलब उसको कितने मिल जाएंगे बोनस शेयर, 20 मिल जाएंगे। मतलब पहले उसके पास 100 शेयर थे और 20 उसको बोनस शेयर्स मिलेंगे, मतलब अभी उसके पास कितने हो गए, 120। और ये कंपनी, कौन सी कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है, जो फिनेंशियली बहुत ज्यादा गुड हो, बहुत अच्छी चल रही हो, जिसका फिनेंशियल वर्दीनेस बहुत अच्छा होना चाहिए उसका प्रॉपर तरीके से। सो फिनेंशियल साउंड कंपनीज ही जनरली बोनस शेयर्स इशू करती है, और उसमें भी सेबी के गाइडलाइंस मानकर चलने पड़ते हैं कि भाई 1 साल या 1.5 साल के बाद ही बोनस शेयर्स कोई कंपनी इशू कर सकती है या क्या, ऐसा सब कुछ इसके प्रोविजंस है जो यूनिट 2 के अंदर अपने पास लिखे होते हैं। एंड वी हैव टू रिमेम्बर, हाँ राइट शेयर बोनस शेयर पूछते हैं जनरली, तो हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 में। तो इसमें तो खाली लिखा हुआ है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट द बोनस शेयर्स, ये दोनों चीजें इक्विटी शेयर होल्डर्स को दी जाती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं, ठीक है। फिर वैल्यू ऑफ शेयर, यस, सो मार्केट वैल्यू जो बढ़ती है वो इक्विटी शेयर्स की बढ़ती है, ना कि प्रेफरेंस शेयर्स की बढ़ती है, ठीक है। सो दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स। बहुत इजी है, बहुत इजी, आप अपना बना के लिख सकते हो, जस्ट एक हेड पॉइंट्स एक रिव्यू कर लेना फटाफट। फिर देखो इसके एडवांटेजेस बताए हैं, एडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं इसके, क्योंकि आधे से ज्यादा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ही आ जाते हैं एडवांटेजेस में। नो बर्डन ऑफ डिविडेंड, कंपनी के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं होता है, और हम लोगों को असेट्स भी नहीं रखने पड़ते हैं इसके लिए। बताओ आपको डिबेंचर होल्डर्स में क्या होता है, क्योंकि डिबेंचर तो क्या है, डिबेंचर हमारा है बोरोड फंड, राइट। तो इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है, असेट को मॉर्गेज रखना पड़ता है काफी बार। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो असेट्स आर बर्डन फ्री। फिर यहाँ पे क्या बताया है, नो बर्डन ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल, कोई टेंशन नहीं होती है यहाँ पे कि भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा रिफंड करना है, जब लास्ट में करेंगे अपने। लो प्राइस ऑफ शेयर, शेयर का प्राइस भी लो होता है, इवन शेयर प्रीमियम भी मिलता है, यू नो कि भाई शेयर का प्राइस बढ़ जाता है और प्रीमियम क्रिएट हो जाता है, हम लोग काउंट करते हैं ना, उसको कैलकुलेट करते थे हम लोग। सो हमारे लिए अच्छी बात है। और स्पेक्यूलेटर्स कैन बी अट्रैक्टेड, क्योंकि स्पेक्यूलेटर्स मतलब ऐसे लोग जिनको बड़ा इन्वेस्टमेंट का भूत सवार हो, इन्वेस्टमेंट करना है उनको और बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स चाहिए, जो कंटिन्यूअसली परचेजिंग परचेजिंग सेलिंग वगैरह करते रहते हैं शेयर मार्केट में, सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ स्पेक्यूलेटर्स, राइट। तो स्पेक्यूलेटर्स काफी अट्रैक्ट हो जाते हैं ये टाइप ऑफ शेयर से, इक्विटी शेयर से। देन यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एनुअल जनरल मीटिंग में किसको हक है आने का, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को। इवन वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो अपना डिसीजन सुना सकते हैं, उनसे वोटिंग वगैरह किया जाता है, जो भी डिसीजन वगैरह होगा वो एजीएम में ही किया जाता है। सो आपने रिलायंस की अगर एजीएम वगैरह देखी हो, या किसी कंपनी की आपने एजीएम कभी देखी है, मतलब ऐसे ही जस्ट वीडियो देखी हो या कुछ, एनी वन, किसी ने भी नहीं देखी एनुअल जनरल मीटिंग? आपको पता है रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग के लिए स्टेडियम बुक करना पड़ता है, इतने सारे तो शेयर होल्डर्स है उसके, पूरा स्टेडियम जैसा बुक करना पड़ता है, या बहुत बड़ा अगर कोई हॉल हो ना,
उसको बुक करना पड़ता है, इतनी बड़ी एजीएम होती है। अब भी आपने जियो की देखी नहीं होगी, अब भी जो अपडेटेड किया था गूगल ने इसके साथ, गूगल ने इन्वेस्टमेंट किया, फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट किया, अभी बीच भी, अब भी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही इसकी एजीएम हुई थी, और गूगल और इसने कमेंट किया था, सो जिसकी वजह से रिलायंस का जो शेयर प्राइस था वो बहुत ज्यादा हाई हो गया था। आई थिंक सो आपने सुना हो। सो ये अब भी करंटली कुछ टाइम पहले ही ये था। फिर है मैनेजमेंट थ्रू रिप्रेजेंटेटिव्स, यस, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन इलेक्ट करता है, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स इलेक्ट करते हैं भाई उनको एनुअल जनरल मीटिंग में। फिर मोर क्रेडिट कैन बी ऑब्टेन, सो अगर उनको और ज्यादा चाहिए या कुछ भी, तो मैंने जैसे बताया वो राइट शेयर्स वगैरह, तो बहुत ज्यादा उनको मदद मिल जाती है इक्विटी शेयर्स वगैरह से। और जो इक्विटी शेयर वगैरह अच्छा है और अगर बहुत अच्छा रेव्यू है, तो कंपनी की साउंडनेस तो अच्छी होती है, फाइनेंशियल साउंडनेस, और इसकी वजह से क्या होता है, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन लोगों से भी बहुत जल्दी क्रेडिट मिल जाता है कंपनी को, तो ये बहुत अच्छा है। फिर फ्रीडम इन फ्रेमिंग डिविडेंड पॉलिसी, कोई डिविडेंड पॉलिसी बनानी नहीं पड़ती है क्योंकि फिक्सेशन होता नहीं है, तो जब मन चाहे, क्योंकि आपको पता है एक दो तरीके के डिविडेंड्स होते हैं, एक फाइनल डिविडेंड और एक इंटरिम डिविडेंड। आप लोग पढ़ोगे आगे अभी सेमेस्टर 4 में, आई थिंक ऑडिट के अंदर पढ़ोगे आप फाइनल डिविडेंड एंड इंटरिम डिविडेंड। तो फाइनल डिविडेंड तो देखो हर साल दिया जाता है होल्डर्स को, शेयर होल्डर्स को, राइट, बट फिक्स, जैसे इक्विटी शेयर में कोई फिक्स नहीं होता है। बट इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगा ना, तो वो अपने मर्जी से कर सकते हैं, इसको डिसीजन फाइनलाइज कर सकते हैं, मतलब हम लोग बोल सकते हैं रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं वो लोग कि हाँ हम लोग है ना इस बार इक्विटी शेयर होल्डर्स को इंटरिम डिविडेंड देंगे, 20 साल के बीच में अगर बहुत ज्यादा सरप्लस प्रॉफिट्स वगैरह कुछ हो या क्या, तो ऐसा हो सकता है। और सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपली कि भाई कहाँ कहाँ से कैपिटल आएगा, तो चार तरीके हैं, या तो कंपनी खाली इक्विटी शेयर इशू करे, या तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस इशू करे, या तो इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर्स इशू करे, या तो इक्विटी और डिबेंचर इशू करे। तो यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर अगर होगा तो बहुत सिंपल कैपिटल स्ट्रक्चर है ना, सिर्फ इक्विटी शेयर है और ज्यादा कोई भी शेयर नहीं है। फिर है बेनिफिट ऑफ द राइट शेयर्स, इनको ही मिलता है, बोनस शेयर का बेनिफिट भी इन्हीं को मिलता है। सो दैट्स इट अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द इक्विटी शेयर, राइट। और इसके लिमिटेशन में सबसे पहली चीज जो मैंने आपसे पूछी थी कि बहुत एक्सपेंसिव कौन सा है, कौन सा शेयर जिसमें ज्यादा खर्चा लगना पड़ता है, जहाँ मतलब कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, सो दैट इज इक्विटी शेयर। सो सबसे पहली पॉइंट वही लिखी है, मोर एक्सपेंडिचर्स ऑफ सिक्योरिंग कैपिटल, बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है हमको इक्विटी शेयर इशू जब भी हम लोग करते हैं, यहाँ क्या ऐसा कैपिटल अपने को चाहिए। बहुत पब्लिसिटी करनी पड़ती है, ब्रोकरेज लेनी पड़ती है, अंडर राइटर्स को कमीशंस ये सब कुछ देना पड़ता है, बहुत मीडिया में बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगते हैं इस सब चीजों के, तो जाकर इन्वेस्टमेंट होती है भाई ये इक्विटी शेयर में, नहीं तो इतनी आसान नहीं है ये। लीड मैनेजर अपॉइंट करना पड़ता है, सारा काम, एप्लीकेशन का काम, अलॉटमेंट का काम, इतना सारा काम होता है इसके रिलेटेड। फिर आपको तो पता ही है बात का, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, फॉरफिटिंग करना, सब कुछ A to Z चीजें, बहुत खर्चा है इसमें, बहुत ज्यादा। फिर है इंटरफेरेंस मैनेजमेंट, हाँ भी पार्टिसिपेट करेगा तो इंटरफेयर तो करेगा ना, बिकॉज दे आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। फिर क्या लिखा है, सिचुएशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन, यहाँ पे क्या बताया है कि अगर हम लोग बहुत ज्यादा इक्विटी कैपिटल क्रिएट कर देते हैं, तो ये तो बहुत ज्यादा हम लोगों को रिफंड कर देना पड़ता है कभी कभार, तो उनका पैसा बहुत ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो गया है। फिर है अनसर्टेनिटी ऑफ डिविडेंड, फिक्स रेट है नहीं कुछ भी। एंकरेजेस स्पेक्यूलेशन, यस, जैसे मैंने आपको बताया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं स्पेक्यूलेशन या इनसाइडर ट्रेडिंग, मैंने जैसे बोला आपको, इवन ये जो गैम्बलर्स होते हैं आपको पता है, ये शेयर परचेज करना, सेल करना, परचेज करना, ये इक्विटी शेयर से रिलेटेड ही सब कुछ होता है जनरली। प्रेफरेंस शेयर्स को भी लिस्ट करना पड़ता है, लेकिन इक्विटी शेयर को तो भाई लिस्ट करना ही पड़ता है अगर ट्रेडिंग करनी हो ना, तो शेयर लिस्टेड जो होता है ना स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में, BSE या NSE वगैरह में,
तो ही ट्रेडिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती है। फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कैपिटल मिल जाता है तो ट्रेडिंग जनरली नहीं रहती है इसकी। वही लिखा है ना कि व्हेन अ कंपनी गेट्स मोर कैपिटल थ्रू इक्विटी इट कैन नॉट एंजॉय द एडवांटेज ऑफ कैपिटल बोरोड एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर बताया है डिफिकल्ट टू रेज कैपिटल ड्यूरिंग रिसेशन। रिसेशन में तो कैसे मिलेगा कैपिटल, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है, इनकम ही नहीं है, जैसे अभी का हाल चल रहा है। सो लोग इन्वेस्ट कैसे करेंगे, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आ जाता है। और फिर सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ है, दैट इज इफ अ कंपनी वांट्स टू इशू इक्विटी शेयर्स अगेन द फर्स्ट ऑफर। देखो मैंने वही बताया ना आपको, पहली ऑफर हमको हमारे शेयर होल्डर्स को ही करनी पड़ती है, तुम लोग ही खरीदो भाई, तुम्हारा ही शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगा, उन्हीं को इनवाइट करना पड़ता है, जिसको मैंने आपको बोला राइट शेयर, राइट। तो वो चीज रहती है। सो पावर उनके पास है ना, डोमिनेटिंग है बहुत ज्यादा। और टैक्सेबल फॉर इनकम टैक्स, इक्विटी शेयर पे टैक्स लगता है भाई। तो जब भी टैक्स कैलकुलेशन होता है ना, कोई भी अगर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो उसको जो भी रिटर्न वगैरह मिलता है या क्या, तो वो टैक्सेबल रहता है, ठीक है। तो जो भी उसका इन्वेस्टमेंट वगैरह है। और जनरली लोग इक्विटी शेयर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और जो शॉर्ट टर्म करता है मतलब उनका गपले चलते रहते होंगे, स्पेक्युलेटिव चीज ही रहती है, वो गैम्बलिंग आ जाती है फिर, ठीक है। सो दैट्स इट। इक्विटी शेयर का है ना क्वेश्चन आता ही है जनरली, हाँ बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये वाले इस यूनिट का। और फिर उसके बाद स्वेट इक्विटी शेयर एक बार देख लेंगे हम लोग, बहुत इजी है वो। और फिर प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो दैट्स इट, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। तो किसी को कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, हाँ।